वो साल था 1576। गोगुंदा के किले के अंदर मुगल सिपाही भूख से तड़पते हुए अपने ही घोड़े काट कर खा रहे थे। रात को हमले के डर से किले के चारों तरफ सूखी खाई खुदवा दी गई थी और दीवारें इतनी ऊंची करवा दी गई थी कि पेड़ों से बरसने वाले तीर तक अंदर न आ सकें। और ये डर का माहौल उस मुगल फौज के भीतर था जो हल्दी घाटी की लड़ाई जीतने का दावा कर रही थी। बदायूनी जो उस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा में, गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। उस टाइम अकबर के पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज थी, सबसे भरा हुआ खजाना था। आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और बाकी राजस्थान का लगभग हर बड़ा घराना उसके साथ खड़ा था, जिसके बदले में उनको दरबार में ओहदा मिलता था, जागीरें मिलती थी और बादशाह के परिवार से रिश्तेदारी तक मिलती थी। हमारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ, आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे। अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में। हर चीज, पर सम्मान को नहीं। और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए हैं मान सिंह, धुरी बराबर। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा आदमी भी था जिसका राज्य छिन चुका था, जिसको सुरंगों में रहना पड़ रहा था, जिसके अपने 2 सगे भाई तक अकबर के साथ जा बैठे थे और जिसके बारे में मुगल दरबारियों ने लिख दिया था कि मेवाड़ की ताकत को हमेशा के लिए कुचल दिया गया है। लेकिन इसी चिट्ठी के लिखे जाने के ठीक 1 साल बाद यही महाराणा प्रताप सिर्फ 1 दिन के अंदर मुगलों की 36 चौकियां उखाड़ कर फेंक देते हैं, और वो भी उसी खजाने से खड़ी हुई फौज से जो अकबर की खुद की तिजोरी से लूटा गया था। मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। तो सवाल यह है कि जिस आदमी को खत्म घोषित किया जा चुका था, उसने सबसे बड़ी सल्तनत के मुंह से पूरा मेवाड़ कैसे वापस छीन लिया। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस कहानी में जिसने जमीन जीती उसने कुछ नहीं जीता, और जिसने स्वाभिमान जीता उसने सब कुछ जीता। देखिए, प्रताप ने मुगलों के साथ क्या किया, ये पूरी बात समझने के लिए आपको 1568 में जाना पड़ेगा। एक्चुअली इस साल अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था, और ये वो किला था जिसे मेवाड़ की आत्मा माना जाता था। लेकिन अकबर ने इसे गिराने के लिए महीनों की घेराबंदी की, दीवारों के नीचे सुरंग खुदवाई, बारूद भरवाया और लगातार तोपें चलवाई। और जब ये तय हो गया कि अब ये किला नहीं बच सकता, तो अंदर वही हुआ जो मेवाड़ में पहले भी 2 बार हो चुका था। यानी महिलाओं ने दुश्मन के हाथ लगने से पहले ही खुद को आग में झोंक कर जौहर कर लिया, और पुरुष किले के दरवाजे खोलकर साका करते हुए कट मरे। लेकिन मुगल फौज चित्तौड़ को जीतकर संतुष्ट नहीं हुई थी, तो किले के आसपास रहने वाले 30,000 ऐसे आम लोगों का कत्ल कर दिया गया, जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी तलवार पकड़ी भी ना हो। अब देखिए, वो किला था जिसे सालों से कोई शत्रु नहीं जीत पाया था, और उसके ऊपर ऐसे क्रूर नरसंहार से एग्जाम्पल सेट किया जा रहा था। तो ऐसे में पूरे मेवाड़ का हौसला टूट गया था। लोग सोचने लगे थे कि अब बचा ही क्या है, और एग्जैक्टली यही टूटा हुआ मेवाड़ प्रताप को विरासत में मिला था। हुआ क्या था कि 28 फरवरी 1572 को प्रताप अपने पिता की अर्थी लेकर शमशान गए हुए थे, और ठीक उसी वक्त महल के अंदर उनका सौतेला भाई जगमाल अपने राज तिलक की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेवाड़ के चुंडावत सरदार, जो सैकड़ों सालों से मेवाड़ के सबसे बड़े फैसले लेते आ रहे थे, वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस राज्य की सीमा पर मुगल भेड़ियों की तरह खड़े हैं, वहाँ एक कमजोर राजा को बिठाना पूरे मेवाड़ को खत्म कर देगा। तो ऐसे में अंतिम संस्कार खत्म होते ही वो सीधा महल पहुँचते हैं और जगमाल से सिर्फ इतना कहते हैं कि आप गलती से इस सिंहासन पर बैठ गए हैं, ये जगह आपके भाई की है। लेकिन जगमाल सिंहासन छोड़ने से मना कर देता है, और तब वो सरदार आगे बढ़ते हैं और जगमाल को हाथों से उठाकर सामने वाली जगह बिठा देते हैं, और उसी के सामने प्रताप को सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। अब देखिए, यहीं पर पहला विश्वासघात जन्म ले लेता है, क्योंकि जगमाल प्रताप को सबक सिखाने के मोटिव से मुगलों की मदद करने मेवाड़ छोड़कर सीधा अजमेर जाता है, जहां अकबर की फौज बैठी हुई थी, एंड अकबर इसके बदले में उसे जहाजपुर की जागीर दे देता है। अब देखिए, जगमाल कोई मामूली आदमी नहीं था, ये वो आदमी था जिसे मेवाड़ के अंदर के हर किले, हर रास्ते, हर कमजोरी की जानकारी थी। और जगमाल ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं था। प्रताप का एक और भाई शक्ति सिंह ऑलरेडी कई साल पहले अकबर की साइड जा चुका था। हुआ क्या था कि शक्ति सिंह जब सिर्फ 5 साल का था, तो किसी ज्योतिष ने राजा से कह दिया कि ये लड़का मेवाड़ के विनाश का कारण बनेगा, और इसी भविष्यवाणी के कुछ ही दिन बाद शक्ति सिंह का हाथ कटार से कट गया। अब 5 साल का ये बच्चा हाथ कटने से ना रोया ना डरा, और इस चौंकाने वाले इंसिडेंट से राजा उदय सिंह को मेवाड़ की बर्बादी की वो भविष्यवाणी याद आ गई,
जिसकी वजह से उन्होंने इस बच्चे को सीधा मारने का हुक्म सुना दिया। लेकिन मेवाड़ के चुंडावत सरदार किसी तरीके से इस बच्चे को बचाकर खुद पालते हैं और जब शक्ति सिंह बड़ा होता है तो एक दिन उसके और प्रताप के बीच में एक विवाद की वजह से एक पुरोहित की मौत हो जाती है और ये चीज मेवाड़ में एक बड़ा अपराध मानी जाती थी। तो ऐसे में राजा उदय सिंह मेवाड़ को बर्बाद करने की भविष्यवाणी याद करते हुए शक्ति सिंह को मेवाड़ से निकाल देते हैं, जो फिर सीधे जाकर अकबर से मिलता है। तो प्रताप की सबसे बड़ी लड़ाई अकबर से नहीं थी, उनकी पहली लड़ाई अपने ही घर में थी। लेकिन इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आगे वापस आएंगे और पूरी कहानी को पलट देंगे। अब देखिए, ऐसे माहौल में 3 मार्च 1572 को प्रताप का राज तिलक किया जाता है, जिसमें काफी लोग आए थे और इस लिस्ट में मारवाड़ राज्य के राव चंद्रसेन भी थे, जो उस वक्त पूरे राजस्थान में उन गिने चुने लोगों में से थे जो खुलेआम मुगलों से लड़ रहे थे। बस एग्जैक्टली इसी रीजन से प्रताप बिना तलवार उठाए ही अकबर की नजरों में आ गए थे, जो पूरे भारत में सबसे पावरफुल सुल्तान था। लेकिन प्रताप के पास अकबर के मुकाबले कुछ नहीं था। चित्तौड़ वो हार चुके थे। मेवाड़ की सबसे उपजाऊ मैदानी जमीन मुगल कमांडरों ने हथिया रखी थी। नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट तीनों दिशाओं में या तो मुगल थे या मुगलों के दोस्त थे और अकबर के एक इशारे पर कभी भी मेवाड़ की रसद और उसके व्यापार को बंद किया जा सकता था। अब ऐसी सिचुएशन में इस खतरे को भांपते हुए प्रताप ने उदयपुर से अपनी सरकार का पूरा कामकाज उठाया और कुंभलगढ़ के किले में शिफ्ट हो गए, जिसका रीजन बहुत सिंपल सा था। उदयपुर एक खुली जगह पर बसा हुआ शहर था। दूसरी तरफ कुंभलगढ़ 13 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ 7 दरवाजों और 7 परकोटों वाला वो किला था जहां तक पहुंचने का रास्ता ही गहरी खाइयों और घने जंगल से होकर जाता था। यानी प्रताप पहले दिन से जानते थे कि जब युद्ध होगा तो लड़ाई मैदान में जीती ही नहीं जा सकती, पहाड़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही प्रताप का पहला बड़ा डिसीजन था। पर इसी बीच कुंभलगढ़ के किले में उनसे राम शाह तंवर नाम का एक आदमी आकर मिलता है। अब देखिए, राम शाह तंवर कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये ग्वालियर के राजा थे जिनसे मुगलों ने उनका राज्य, उनका अपना घर तक छीन लिया था। लेकिन प्रताप इसी व्यक्ति को अपने राज्य का सेनापति बना देते हैं। यानी एक बेघर राजा को एक ऐसा राजा अपना सेनापति बना रहा था जिसको बेघर करने की तैयारी में मुगल आंखें गड़ा कर बैठे थे। तो इसका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर यही शाह तंवर कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक याद किया जाता है। लेकिन अभी सब कुछ प्रताप ही कर रहे थे। तो कुंभलगढ़ जाते ही उन्होंने दूसरा हुक्म दिया कि मेवाड़ की जमीन पर अब खेती नहीं होगी, कोई फसल नहीं बोई जाएगी और सारे कुएं मिट्टी और मलबे से भर दिए जाएंगे। इसके अलावा लोग भी मैदानों से अपने खेत, गांव और घरों को छोड़कर पहाड़ों पर रहने चले जाएंगे। बड़ी बात यह थी कि इस चीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा था। जेम्स टॉड की बुक में लिखा हुआ है कि उस टाइम मेवाड़ में रेगिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया था। जहाँ गेहूं की बालियां लहराती थी वहाँ जंगली घास उगाई थी। बड़ी सड़कों पर कांटेदार बबूल उगाए थे और जिन घरों में कभी लोग रहते थे उनमें जंगली जानवरों ने डेरा डाल लिया था। अब देखिए, सुनने में एक तुगलकी फरमान लगता है और आज के डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से है भी, लेकिन आने वाले टाइम में प्रताप का यही डिसीजन मुगलों के गले की सबसे बड़ी हड्डी बन गया था। और देखिए, ऐसा नहीं था कि ये शक्ति सिर्फ लोगों के लिए थी। प्रताप ने खुद भी कसम खाई थी कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं मिलता वो सोने चांदी के बर्तनों की जगह पत्तल पर खाना खाएंगे, पलंग की जगह जमीन पर पुआल बिछाकर सोएंगे या फिर बिना किसी भोग विलास के रहेंगे। लेकिन इसी बीच प्रताप ने अपना तीसरा डिसीजन लिया जो आने वाले युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। एक्चुअली अरावली की पहाड़ियों में सदियों से भील रहते थे। ये लोग तीर चलाने में माहिर थे और इन्हें जंगल का हर रास्ता, हर दर्रा, हर पानी वाला एरिया पता था, जिसकी वजह से ये लोग उस इलाके में इस तरीके से चल सकते थे जिस तरह कोई बाहरी आदमी सोच भी नहीं सकता था। बस इसी कारण से प्रताप ने इन्हीं भीलों को पहाड़ी इलाकों में जमीन जागीर के रूप में दे दी और अपनी फौज का हिस्सा बना लिया, क्योंकि फ्यूचर में यही भील मुगलों का सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाले थे। लेकिन देखिए, अकबर भी मूर्ख नहीं था। चित्तौड़ जीतने में उसको महीनों लग गए थे, तो उसे अच्छे से पता था कि पूरे मेवाड़ पर लड़कर कब्जा करना कितना महंगा पड़ेगा। बस इसीलिए उसने वही रास्ता चुना जो वो राजस्थान के हर बड़े घराने के साथ आजमा चुका था। जून 1573 से दिसंबर 1573 के बीच उसने आमेर के राजकुमार मान सिंह, फिर आमेर के राजा भगवंत दास और फिर अपने सबसे भरोसेमंद राजा टोडरमल को प्रताप से बात करने के लिए भेजा। और ये सभी लोग प्रताप से आकर वो ट्रीटी करने के लिए कहते थे, जिसके अनुसार प्रताप को 4 चीजें करनी थी। पहली ये कि मेवाड़ मुगलिया सल्तनत को टैक्स देगा। दूसरी ये कि मेवाड़ अपनी मर्जी से किसी दूसरे स्टेट से लड़ाई नहीं करेगा। तीसरी ये कि मुगलों को जरूरत पड़ने पर मेवाड़ अपनी फौज भेजेगा। और चौथी ये कि मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा माना जाएगा। यानी इन शर्तों से ये समझ में आता है कि अकबर उस टाइम सिर्फ अपनी सल्तनत की जमीन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। एंड देखिए, सितंबर 1573 में महाराणा प्रताप एक बार लगभग इस ट्रीटी के लिए मान गए थे, लेकिन 2 कंडीशंस पर। पहली कंडीशन ये थी कि अकबर को चित्तौड़ वापस देना होगा और दूसरी कंडीशन ये थी कि प्रताप खुद अकबर के दरबार में हाजिरी नहीं देंगे जैसे बाकी राजा दे रहे थे। लेकिन ये कंडीशंस अकबर ने मंजूर नहीं की। वो पूरा समर्पण चाहता था।
जो प्रताप किसी कीमत पर नहीं कर रहे थे। इसीलिए जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो मार्च 1576 के आसपास अकबर ने आमेर के मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेज दिया। 3 अप्रैल 1576 को ये फौज अजमेर से मेवाड़ की तरफ निकलती है और इस फौज में वो शक्ति सिंह भी था जिसे मेवाड़ ने देश निकाला दे दिया था। लेकिन शायद इनमें से किसी के दिमाग में ये ख्याल तक नहीं था कि मेवाड़ खून बहाने के लिए तैयार खड़ा है। देखिए 18 जून 1576 की सुबह मेवाड़ की फौज एक बहुत छोटी सी जगह पर खड़ी थी जिसे हल्दी घाटी का दर्रा कहा जाता है और ये जगह प्रताप ने बहुत सोच समझकर चुनी थी क्योंकि मुगलों के पास कई गुना बड़ी फौज थी, तोपें थी, घुड़सवार थे जिनसे खाली मैदान पर जीतना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन हल्दी घाटी जैसे तंग दर्रे में तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं क्योंकि वहाँ एक बार में उतने ही लोग लड़ सकते हैं जितने दर्रे के बीच में समा सकें। बाकी फौज पीछे खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए शुरुआत में ये तरीका काम भी आ गया था। मेवाड़ का पहला हमला इतना तेज था कि मुगल फौज का बीच का हिस्सा ऑलमोस्ट टूटकर पीछे हटने लग गया था। लेकिन जैसे ही मुगलों का रिजर्व यानी कि पीछे रखी गई बाकी फौज आगे आई तो धीरे धीरे मेवाड़ की कतार टूटने लगी और उस टूटती हुई कतार को थामने के लिए सबसे आगे खड़ा था ग्वालियर का वही बेघर राजा राम शाह तंवर। अब सोचिए जिस आदमी का राज्य मुगल पहले ही छीन चुके थे, उसके पास अपना ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो लड़े, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि उसने लड़ना चुना था। और उस दिन मुगलों को रोकते हुए वो अपने पूरे परिवार, अपने सारे बेटों के साथ वहीं मारा गया। यानी ग्वालियर का पूरा घराना उस एक दिन में एक ऐसी लड़ाई में खत्म हो गया जो उनकी अपनी थी ही नहीं, बस सही और गलत के चुनाव की थी। लेकिन इसी बीच प्रताप भी घायल हो जाते हैं और कहा जाता है कि जब प्रताप घायल हालत में हल्दी घाटी से निकल रहे थे तो 2 मुगल घुड़सवार उनके पीछे लग गए। लेकिन तभी पीछे से एक तीसरा घुड़सवार आया और उसने उन दोनों का सर काट दिया। जब प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उनका अपना सगा भाई शक्ति सिंह था जिसे 5 साल की उम्र में उसके अपने बाप ने मरवाने का हुक्म दे दिया था, जिसे मेवाड़ से निकाल दिया गया था और जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। अब देखिए ये बात किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन जेम्स टॉड की बुक और मेवाड़ की परंपराओं में इसका मेंशन आता है, पर इसका रिजल्ट वही निकलता है जो ऑन रिकॉर्ड है और जिस पर आज तक बहस होती है। उस टाइम प्रताप हल्दी घाटी से निकलकर अरावली के जंगलों से होते हुए कुंभलगढ़ के किले में चले गए थे और इसी बेसिस पर मुगल दस्तावेज कहते हैं कि मैदान उनके हाथ में रहा, इसलिए जीत उनकी थी। और मेवाड़ की परंपरा कहती है कि उस लड़ाई का मकसद मैदान लेना था ही नहीं, मकसद प्रताप को पकड़ना या फिर मरवाना था और वो जिंदा निकल गए, इसीलिए मकसद पूरा नहीं हुआ तो जीत उनकी हुई। लेकिन दिक्कत यही है कि दोनों तरफ के लोग हल्दी घाटी पर अटके रहते हैं, जबकि असली खेल तो हल्दी घाटी के बाद शुरू होता है। एक्चुअली युद्ध के अगले दिन यानी कि 19 जून 1576 को मुगल फौज गोगुंदा पहुंचती है, जो कि उस टाइम मेवाड़ की राजधानी थी। और वहां पहुंचकर उन्हें बस एक खाली किला मिलता है क्योंकि प्रताप ने पहले ही अपने परिवार को, अपने दरबार के लोगों को और इवन शहर के लोगों को पहाड़ों पर भेज दिया था ताकि एक और चित्तौड़ जैसा नरसंहार होने से बचाया जा सके। अब गोगुंदा के किले के अंदर सिर्फ 20 के आसपास सिपाही बचे थे और वो 20 योद्धा भी मुगल फौज को देखकर भागे नहीं। 20 के 20 सिपाही हजारों की फौज से लड़ते हुए कट मरे। यानी मुगल फौज गोगुंदा पर कब्जा करके किले के अंदर घुसकर बैठ गई थी, पर वो बैठने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि आसपास के एरियाज के लोग पहाड़ों में जाकर बस चुके थे। गांव के गांव खाली पड़े थे और कोई भी फौज खाली गांव को लूट नहीं सकती। इसके अलावा पूरे एरिया के खेत कई साल से जोते ही नहीं गए थे, तो उनमें जंगली घास के अलावा कुछ उग नहीं रहा था। बाकी पानी के कुएं ऑलरेडी मिट्टी और मलबे से भर दिए गए थे, तो आसपास पीने के लिए पानी तक नहीं था। अब ऐसे में मुगल फौज का सारा राशन सैकड़ों किलोमीटर दूर अजमेर से बैलगाड़ियों में भरकर भिजवाया जाने लगता है। लेकिन प्रताप के लोगों ने ये रास्ता भी काट दिया। जो बैलगाड़ी सामान ले जाती दिखी उसे लूट लिया गया। जो मुगलिया जत्था किसी चिट्ठी को ले जाता दिखा उस पर हमला किया जाने लगा और रात होते ही गोगुंदा के किले में बैठी मुगलिया फौज पर अचानक हमले होने लगे। इन हमलों में हमलावर दिखते नहीं थे, बस कहीं से तीर आते थे और अंधेरे में गायब हो जाते थे। अब देखिए ये सब इतना फ्रीक्वेंट हो गया था कि डर के मारे मुगल कमांडरों ने गोगुंदा की गलियों में बैरिकेड लगवा दिए, किले के चारों तरफ सूखी खाई खुदवा दी और दीवारें इतनी ऊंची करवा दी कि मेवाड़ का घुड़सवार उन्हें फांदकर अंदर ना जा सके। यानी हल्दी घाटी की जीत का जश्न मना रही फौज अपने ही जीते हुए किले के अंदर कैद होकर रह गई थी। और इसके बाद वो हुआ जो मुगलों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक्चुअली गोगुंदा के अंदर कुछ आम के पेड़ थे जिनको खाकर ये लोग जैसे तैसे काम चला रहे थे, लेकिन फिर ये आम भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ अजमेर से सप्लाई आ नहीं पा रही थी, तो ऐसे में कई कई दिन भूखा रहने के बाद जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मुगलों की ये जंग जीतने वाली फौज अपने ही घोड़ों को काट काट कर खाने लग गई। अब इस हालत को जरा सोच कर देखिए कि जिस प्रताप को वो हराने आए थे वो कहीं दिखता ही नहीं था।
जिस राज्य को वो जीतने आए थे वहां का हर गांव खाली था और जिस किले को जीतने का वो दावा कर रहे थे उसी के अंदर वो भूख से मरने लग गए थे। और अगर किले से बाहर निकले तो अंधेरे में तीर चलते थे। मतलब उनकी सिचुएशन इतनी खराब कर दी गई थी कि सितंबर 1576 में यानी कि हल्दी घाटी के सिर्फ 3 महीने बाद अकबर को अपने जीते हुए कमांडर्स को गोगुंदा के उस किले से वापस बुलाना पड़ गया। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई आर्मी होगी जो इन हालातों के अंदर जीता हुआ किला छोड़कर वापस भाग रही थी। लेकिन अब इस अपमान का बदला लेने के लिए 11 अक्टूबर 1576 को अकबर एक बहुत बड़ी फौज लेकर खुद गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। और फिर उसने वही किया जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी करता है। उसने प्रताप को ढूंढने की कोशिश पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया और अपनी नजरें पूरे मेवाड़ पर गड़ा ली। वो मोही, मदारिया, पिंडवाड़ा, हल्दी घाटी और खनमेर जैसी जगहों पर चौकी बनाते हुए नवंबर 1576 में उदयपुर पर कब्जा करने पहुंच गया। और उसने बस कब्जा नहीं किया था, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था। पूरे शहर में वो सिक्के चलाए जाने लगे थे जिन पर मुगल बादशाह का नाम लिखा था, यानी मेवाड़ से उसका पूरा अस्तित्व छीना जा रहा था। और इसी घमंड में साल खत्म होते होते अकबर के दरबारी मुगलिया इतिहास की किताबों में लिखने लग गए थे कि बादशाह ने मेवाड़ को बगावत से साफ कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन इतिहासकारों में कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। क्योंकि मई 1577 में जैसे ही अकबर वापस आगरा की तरफ मुड़ा, प्रताप पहाड़ों से बाहर निकले और सबसे पहले उदयपुर पर कब्जा करके उसका नाम वापस बदला और पूरे शहर में जो मुगलिया सिक्के चल रहे थे सब पिघलवा दिए। लेकिन मुगल सैनिकों की दिक्कत पिघलते हुए मुगल सिक्के देखने से ज्यादा अनाज की किल्लत थी। तो ऐसे में सितंबर 1577 में मोही एरिया में मुजाहिद बेग नाम का एक कमांडर आसपास के एरिया से किसानों को जबरदस्ती पकड़कर खेती करवाना शुरू कर देता है ताकि उसकी फौज को 2 टाइम का खाना मिल जाए। अब देखिए, अगर ये काम हो जाता तो फिर मुगलों को मेवाड़ से निकालना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि वो भूख ही थी जो उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। तो ऐसे में प्रताप की एक छोटी सी फौज पहाड़ों से निकलकर उस एरिया में गई और सारे खेत चला दिए। एंड देखिए, जैसे ये खबर मुजाहिद बेग को मिली, वो अपनी फौज को लेकर खेतों की तरफ इतनी तेजी से भागा कि उसकी तोपें और हथियार तक पीछे छूट गए। खेतों में पहुंचते ही प्रताप की फौज ने उनको अपनी तलवारों के नीचे ले लिया और इस एक इंसिडेंट के बाद मेवाड़ में बैठी हर मुगल चौकी खाने पीने से लेकर हथियार तक के लिए फिर से अजमेर पर आश्रित हो गई। लेकिन अकबर इस दुस्साहस को आराम से बैठकर देखने वाला नहीं था, वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। अब देखिए, यहाँ तक की बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि मुगल फौज एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई थी जो मौत से भी बुरी थी। पर असल में इसके बाद के 3 साल प्रताप के जीवन के सबसे बुरे 3 साल थे, क्योंकि प्रताप के इस छापेमार युद्ध से परेशान होकर जुलाई 1577 में अकबर ने शाहबाज खान नाम के एक सेनापति को भेज दिया प्रताप को काबू करने के लिए। और शाहबाज खान बाकी कमांडरों की तरह बड़ी फौज लेकर हल्ला करने में यकीन नहीं करता था, वो चुपचाप जाकर सीधे गले पर हाथ रखने में यकीन करता था। बस इसी तरीके से मार्च 1578 में यह आदमी बिना किसी शोर शराबे के दबे पांव केलवाड़ा तक पहुंच गया, यानी कुंभलगढ़ के उस किले से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जहां प्रताप ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब देखिए, कुंभलगढ़ कोई नॉर्मल किला नहीं था, 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ तक पहुँचने का इकलौता रास्ता गहरी खाइयों और घने जंगल से होकर जाता था। इसीलिए सामने से हमला करके इस किले को जीतना इम्पॉसिबल था। तो ऐसे में शाहबाज खान की फौज खड़े होकर ताकने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन 3 अप्रैल 1578 को अचानक से इस किले के अंदर एक बहुत बड़ी तोप फट गई। तो उस धमाके से जो आग लगी उसने किले के अंदर रखा सारा गोला बारूद असला पकड़ लिया और अब धमाके पर धमाके होने लगे। तो इन धमाकों से तोप खाने का एक बड़ा हिस्सा जल गया और पूरे किले को भारी नुकसान हुआ, यानी जिस किले को बाहर से कोई नहीं तोड़ पाया वो अंदर से टूट गया। और इसके बाद 3 अप्रैल की रात से 4 अप्रैल की सुबह तक कुंभलगढ़ में भयंकर लड़ाई चली, जिसमें मेवाड़ के सिपाही आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन सुबह होते ही किला मुगलों के हाथ में आ चुका था। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में प्रताप को कुंभलगढ़ से रात को ही निकालकर रणकपुर भेज दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ शाहबाज खान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुंभलगढ़ जीतने के बाद अगले ही दिन उसने गोगुंदा का किला वापस ले लिया। फिर उसी रात उदयपुर और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया। एंड गजब की बात यह थी कि इन दोनों जगहों पर मेवाड़ की तरफ से कोई लड़ने वाला तक नहीं था, क्योंकि उन्होंने दोनों ही जगह बिना लड़े छोड़ दी थी। आप जरा एक घड़ी रुककर सोचिए कि एक राजा के लिए इसका क्या मतलब होता है। आपका सबसे मजबूत किला गिर चुका है, आपकी राजधानी छीनी जा चुकी है, आपके पिता का बसाया शहर दुश्मन के हाथ में है और आप लड़ भी नहीं पा रहे हो, आप बस पीछे हटते जा रहे हो। लोगों को लग सकता है कि ये कायरता थी, लेकिन एक्चुअली में ये हिसाब था। हुआ क्या था कि कुंभलगढ़ के बाद प्रताप के पास गिनती के आदमी बचे थे
और उन आदमियों को भी किले की दीवार पर मरवा देने से किला तो बचता नहीं बल्कि बचे कुचे लोग भी मर जाते। तो उन्होंने जमीन देकर अपने योद्धा बचाए थे ताकि आने वाले दिनों में फिर से लड़ सकें। एंड इसके बाद प्रताप को ऐसी जगह छुपकर रहना पड़ा जहां मुगल फौज तो छोड़िए प्रताप ने खुद कभी नहीं सोचा होगा। एक्चुअली उदयपुर के साउथ में घने जंगलों और पहाड़ों से घिरी जावर नाम की एक जगह है जहाँ सैकड़ों सालों से जिंक, सीसा और चांदी की खदानें चल रही थी। अब इसी जगह पर पुरानी बंद पड़ी खदानों में से कुछ सुरंगें पहाड़ के अंदर तक जाती थी और इसमें से एक सुरंग ऐसी थी जिसके अंदर पत्थर की बनी सीढ़ियां नीचे तक जाती थी। तो प्रताप इसी सुरंग से अपना दरबार चलाने लगे और इन्हीं खदानों में जो कुछ बचा हुआ था वो छुपा कर रख दिया। इस पूरे टाइम में प्रताप की लाइफ बहुत कठिन हो गई थी। भूख के हालात कई रेफरेंसेस में ऐसे बताए जाते हैं कि वो अपने परिवार का पेट तक नहीं भर पा रहे थे और बाद में कुछ कविताओं में घास की रोटी तक की बात आती है। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी प्रताप अब जमीन के नीचे से राज कर रहे थे। पर अब इस पूरी सिचुएशन को मुगलों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखिए। चित्तौड़ पर उनका पहले ही कब्जा हो चुका था। गोगुंदा और उदयपुर जीत लिए गए थे। मेवाड़ के आसपास के सारे राज्य एक एक करके अकबर के सामने झुक चुके थे और वो आदमी जो अकेला लड़ रहा था उसे भी अब सुरंगों में छुपना पड़ रहा था, बिना राजधानी के, बिना खजाने के, बिना फौज के। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मार्च 1581 में शाहबाज खान ने अकबर को लिखकर भेज दिया कि मेवाड़ की ताकत हमेशा के लिए कुचल दी गई है। लेकिन ये सोचकर शाहबाज खान अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा था क्योंकि अगले एक साल में प्रताप फिर से मुगलों का खून सुखाने वाले थे और वो भी मुगलों के अपने ही पैसे से। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद प्रताप ने भामा शाह और उसके भाई ताराचंद को मेवाड़ से मालवा की तरफ भेज दिया था क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले टाइम में पैसे की भारी कमी होने वाली है। अब देखिए, मालवा वो रास्ता था जिससे दिल्ली और आगरा का माल गुजरात के पोर्ट्स तक जाता था, यानी मुगल सल्तनत की दौलत, उसका व्यापार, उसका सोना सब उसी सड़क से गुजरता था और सालों तक भामाशाह और ताराचंद इसी मुगलिया दौलत को लूटते रहे। बाकी मुगल इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमला कब होगा और कहां होगा ये हमेशा भामाशाह के आदेश पर मेवाड़ के सिपाही तय करते थे। तो ऐसे में जब तक कोई एक्शन लेने की सोचता भी तब तक सारा खजाना पहाड़ों और जंगलों में गायब हो चुका होता था। अब सालों तक चलने वाली इस लूट के पैसे को लेकर एक दिन भामाशाह उस प्रताप के सामने आए जो अब सुरंगों में रह रहा था, जिसके पास खजाने के नाम पर कुछ नहीं था, जिन्हें अपने परिवार का पेट तक भरने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। और भामाशाह ने 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की मुद्राएं उनके सामने लाकर रख दी। जेम्स टॉड के अनुसार 16th सेंचुरी में रकम इतनी बड़ी थी कि 25,000 आदमियों की फौज 12 साल तक चलाई जा सकती थी और इसका एक एक पैसा मुगलों की जेब से निकाला गया था। यानी कल तक जिस राजा के पास अपने बचे कुचे सैनिकों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था, उसके सामने अब इतनी दौलत थी कि वो फिर से एक नई सेना खड़ी कर सकता था और प्रताप ने वही किया। एक्चुअली वही टाइम था जब अकबर मेवाड़ को साउथ से भी घेरने की तैयारी कर रहा था क्योंकि अक्टूबर 1578 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसी जागीरें भी मुगलों का राज स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन खजाना आने के बाद अब प्रताप इन दोनों जगहों को बचाने के लिए रावत भान को अपनी सेना के साथ भेज देते हैं, जिसके बाद सोम नदी के किनारे भयंकर लड़ाई होती है। रावत भान बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं लेकिन लड़ाई मेवाड़ जीत जाता है और इस तरह डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों वापस मेवाड़ के साथ आ जाते हैं। इसी तरीके से ईडर, मारवाड़, सिरोही और जालौर पर लगातार दबाव बनाया जाता है और तरीका हर जगह एक ही था, पहले रास्ता काट दो, फिर रात को चौकी पर हमला करो, उनका राशन और हथियार उठाओ और उस जंगल में गायब हो जाओ जिसका नक्शा सिर्फ भीलों के दिमाग में था। इसी वजह से अकबर ने अपने एक से बढ़कर एक सेनापति मेवाड़ भेजे थे लेकिन इनमें से कोई भी प्रताप को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब उस प्रतिशोध की बारी थी जो मुगलों ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, मेवाड़ के उन पड़ोसी राज्यों पर दबाव बनाया जा चुका था जो मुगलों के अंडर थे, पर दबाव बनाने में और राज्य जीतने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मारवाड़, सिरोही, जालौर सब पर दबाव बनाया गया था, पर मेवाड़ को वापस जीतना था और राज्य सिर्फ खजाने से नहीं जीते जाते, उसे जीतने के लिए एक ट्रेंड सेना की जरूरत होती है। और इसी वजह से 1578 से 1582 का समय प्रताप योद्धाओं की एक ट्रेंड फौज खड़ी करने में लगाते हैं और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही दिन में मुगल मेवाड़ को छोड़कर भाग जाते हैं। होता क्या है कि कुंभलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर दिवेर नाम की एक जगह है जहां मुगलों की एक चौकी थी और इस चौकी के कमांडर थे सुल्तान खान। अब 1582 में दशहरे वाले दिन प्रताप की सेना अचानक से इस चौकी पर हमला कर देती है और इस बार उनके साथ वो पुरानी सेना नहीं थी, इस बार कई साल तक तैयार किए सिपाही थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के लोग थे, ऊपर से भील पेड़ों पर चढ़े हुए थे जिनका काम ही भागते मुगलों के भीतर से तीर पार करना था। इसके अलावा इस फौज के एक हिस्से की कमान प्रताप के बेटे अमर सिंह के हाथ में थी जो एक अनुभवी योद्धा बन चुका था। लेकिन मेवाड़ में प्रचलित कथाओं के अनुसार उस दिन एक ऐसा आदमी भी प्रताप के साथ खड़ा था
जिसके बारे में 5 साल की उम्र में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो मेवाड़ को बर्बाद करेगा। वही शक्ति सिंह आज मेवाड़ के गौरव को बचाने के लिए नंगी तलवार लेकर मुगलों पर चढ़ाई कर रहा था। पर देखिए, ये लड़ाई इतनी सडन शुरू हुई कि सुल्तान खान को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, और ऐसे में उसने आसपास की चौकियों से मदद मंगवाई। लेकिन तब तक घमासान मच गया, क्योंकि सुल्तान खान हाथी पर बैठकर लड़ रहा था। तो इसी बीच मेवाड़ का एक योद्धा उस हाथी की टांगों के बीच में घुस गया और उसने हाथी के पैर काटने शुरू कर दिए। अब खून से लथपथ हाथी जैसे ही नीचे गिरा, वैसे ही सुल्तान खान भी नीचे गिर गया, और तभी उसकी साइड के लोग उसे एक घोड़ा ला कर देते हैं, जिसके ऊपर बैठकर सुल्तान खान फिर से लड़ने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में उसको भी असली हालत समझ में आ गई थी, क्योंकि ऊपर पेड़ों से लगातार भील, तीर और पत्थर बरसा रहे थे और नीचे मेवाड़ की फौज भाले और तलवार चला रही थी। तो ऐसे में उसने पहाड़ी छोड़कर नॉर्थ की तरफ मैदानों में भागने का डिसीजन लिया, और यहीं वो प्रताप की बनाई रणनीति में फंस गया, क्योंकि एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में अमर सिंह पहले से ही इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही सुल्तान खान वहां पहुंचा तो अमर सिंह ने उस पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसका खोद और उसका कवच दोनों चकनाचूर हो गए और वो अपने घोड़े समेत वहीं पर ढेर हो गया। अपने कमांडर को ऐसी मौत मरते देखने के बाद बाकी मुगल सिपाही दिवेर छोड़कर ही भाग गए। लेकिन दिवेर जीतने के बाद प्रताप रुके नहीं। उसी सेम दिन उनकी फौज ने एक एक करके मुगलों की 36 चौकियां उखाड़कर फेंक दी। यानी सिर्फ एक ही दिन में दिवेर से कुंभलगढ़ तक का पूरा 40 किलोमीटर का इलाका मुगलों से खाली कर दिया गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी फौज के लिए उस टाइम एक ही दिन में ऐसा करना पॉसिबल था? और दूसरी तरफ 6 साल तक जो व्यक्ति एक भी किला नहीं जीत पा रहा था, वो एक ही दिन में 36 जगह कैसे ले गया? एक्चुअली प्रताप की सेना ने उस दिन जो किया वो एक दिन का काम नहीं था, वो काम सालों से चल रहा था। मेवाड़ की सारी मुगल चौकियां राशन से लेकर पानी तक के लिए अजमेर के भरोसे चलती थी, क्योंकि उनके सिपाही एक ऐसी जमीन पर बैठे थे जहां की जनता अपने राजा के एक इशारे पर अपने गांव, अपनी खेती छोड़कर पहाड़ों पर रहने लगी थी, जहां का हर पहाड़ी रास्ता भीलों के हाथ में था, जिनके अंधे तीर मुगलों को संभलने नहीं देते थे, और जहां का हर कुआं या तो मिट्टी से भर दिया गया था या उसमें जहर होने का डर था। तो ऐसी जगह पर बनी कोई भी मुगलिया चौकी एक दिन भी बिना डर के नहीं चल सकती थी। और जब दिवेर के युद्ध के रूप में पहली ईंट खींची गई तो पूरी मुगलों की दीवार ही ढह गई। लेकिन इसके बाद प्रताप ने एक एक करके सब कुछ वापस छीनना शुरू कर दिया। पहले कुंभलगढ़, फिर आमेठ, फिर मदारिया, फिर उदयपुर और उसके बाद जावर। एंड देखिए, जावर वही जगह थी जहां प्रताप को सुरंगों में छुपकर रहना पड़ा था। अब याद कीजिए कि इस पूरी स्टोरी के शुरू में मैंने आपको जगमाल के बारे में बताया था, जो मेवाड़ का सिंहासन ना मिलने की वजह से अकबर के पास चला गया था। 1581 में उसे अकबर ने सिरोही की जागीर दे दी थी, जिस पर वहां का असली राजा सुल्तान भड़क गया था। 1583 में दोनों के बीच लड़ाई हुई, तब यही जगमाल अकबर के लिए लड़ते हुए मर गया, और उसे मारने वाले सुल्तान को प्रताप ने अपना संबंधी बना लिया। यानी मेवाड़ को घेरने के लिए जिस सिरोही का प्रयोग अकबर कर रहा था, वो कोशिश एक ही झटके में खत्म कर दी गई। लेकिन पूरा मेवाड़ हाथों से जाते देख 1584 में अकबर ने एक और मुहिम भेजी, और हुक्म साफ था कि प्रताप को पकड़कर दरबार में पेश करो। पर प्रताप हमेशा की तरह पहाड़ों के और अंदर घुस गए, और मुगलों को पता था कि जब भी प्रताप पहाड़ों में गए हैं तो क्या हुआ है। एंड इसीलिए मेवाड़ के खिलाफ भेजी गई आखिरी बड़ी मुहिम थी। 1585 में अकबर लाहौर चला गया, और उसके बाद 1597 तक उसने मेवाड़ के खिलाफ एक भी मुहिम नहीं भेजी। और इन्हीं 12 सालों में मेवाड़ के लोगों ने दोबारा से सांस लेना शुरू किया। लेकिन शायद प्रताप अभी सांस लेने के लिए तैयार नहीं थे। जिस साल अकबर लाहौर गया, उसी साल प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और चावंड के 10 किलोमीटर के दायरे में दर्जन भर से ज्यादा छुपी हुई ऐसी जगह बनाई जहां हथियार रखे जाते थे और जहां उसके भील योद्धा रहते थे। क्योंकि प्रताप ने कभी माना ही नहीं था कि खतरा खत्म हो गया है, और ना ही प्रताप युद्ध से बाहर आ पाए थे। और इसका एक कारण यह भी था कि पूरा मेवाड़ जीतने के बाद भी प्रताप के भीतर चित्तौड़ वापस ना ले पाने की एक टीस थी, जिसकी वजह से वो 1597 में अपनी मृत्यु तक पत्तल पर ही खाते रहे और जमीन पर ही सोते रहे। लेकिन मेवाड़ में एक बदलाव आया था। जो लोग सालों पहले अपनी जमीन छोड़कर पहाड़ों पर चले गए थे, वो धीरे धीरे वापस गाँव में लौटने लगे। खेत फिर से जोते जाने लगे, फसलें होने लगी, कुएं फिर से खोल दिए गए, और सड़कों पर फिर से व्यापारी दिखने लगे। यानी मेवाड़ ने अपनी जिंदगी मुगलों से वापस छीन ली थी। अकबर के पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज थी, सबसे भरा हुआ खजाना था, उस दौर के सबसे अच्छे सेनापति थे, और राजस्थान के लगभग सारे घराने उसके साथ खड़े थे। उसने चित्तौड़ लिया, कुंभलगढ़ लिया, गोगुंदा लिया, उदयपुर लिया। उसने प्रताप के अपने भाई तक को अपनी तरफ मिला लिया था। उसने 3 दूत भेजे, 4 बड़ी मुहिम चलाई, खुद मैदान में उतरा, और अपने इतिहासकारों से लिखवा भी दिया कि मेवाड़ साफ हो चुका है। लेकिन प्रताप ने एक एक करके उससे सब कुछ वापस छीना, और 24 साल चले इस संघर्ष में अकबर प्रताप से एक चीज कभी नहीं ले पाया, और वो चीज थी
प्रताप का स्वाभिमान। जिस मिट्टी ने उन्हें पाला वही आसमां बना। वीर भोगे वसुंधरा वो, वीर भोगे वसुंधरा वो, वीर भोगे वसुंधरा वो, वीर भोगे वसुंधरा।